और इस वक्त आपको एक बार फिर से सीधे लिए चलते हैं उस महत्वपूर्ण खबर की तरफ जहां पर इस वक्त पूरे देश की निगाह टिकी हुई है सिलक्यारी टनल के पास में। अब थोड़ी ही देर में अब राहत भरी खबर आने वाली है। उस खबर का इंतजार जब दिवाली की रात से ही लगातार की जा रही है। टनल के अंदर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो अब टनल के भीतर जा चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डॉक्टर्स की टीम भी टनल के भीतर ही मौजूद है। एम्बुलेंस को यहां पर तैयार रखा गया है। 2 एम्बुलेंस टनल के अंदर भेजी गई है। टनल के बाहर भी एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। टनल में पाइप डालने का जो काम था वो पूरा हो चुका है। एक एक कर मजदूरों को अब यहां पर निकाला जाएगा। टनल में 12 नवंबर से ये 41 मजदूर फंसे हुए हैं। 1-2 घंटा लग जाएगा अभी। 1-2 घंटा लग जाएगा बिल्कुल निश्चित रूप से। अभी कोई नहीं निकला, एक भी नहीं ना अभी नहीं। तो कुछ तैयारियां वगैरह आपकी तरफ से? हाँ, मैं तो खुश था, फुल तैयार हूँ। तो लगातार टनल के भीतर जो है से खबरें निकल के सामने आ रही है, राहत भरी खबरें निकल के सामने आ रही है। जिस तरह से गतिविधि पिछले 1 घंटे से लगातार टनल के मुहाने पर चल रही है, उससे अब कभी भी राहत भरी खबर आ सकती है कि तमाम जो मजदूर वहां पर फंसे हुए थे उन्हें वहां से निकाला जाएगा। चूंकि जो वर्टिकल लगातार खुदाई चल रही थी और उस ड्रिलिंग के बाद में पाइप लगाने का काम जो चल रहा था, एक एक मीटर दर मीटर जिस तरह से पाइप आगे लगातार बढ़ाया जा रहा था, चूंकि बहुत इस मामले में एहतियात बरतना भी ज़रूरी होता है। तमाम एहतियात को बरतते हुए अंदर से मलबा निकालते हुए, चूंकि मैनुअल ही वहां पर हाथों से ही उस मलबे को निकाला जा रहा था। मशीनों के साथ ड्रिलिंग तो हो रही थी लेकिन मैनुअली भी लगातार वहां पर निकाला जा रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे पाइप को डालकर आगे जोड़ते चले गए। और आखिरी जो पाइप था, यानी जो मजदूरों तक पहुंचने के लिए आखिरी जो पाइप था जिससे लगाया जाना था वहां पर, वो उसको वहां पर सुरक्षित लगा दिया गया है। और चूंकि उसके बाद अब 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, अब उनको एक एक कर वहां से निकाला जाएगा। और इसके बाद ये हलचलें चूंकि लगातार वहां पर तेज हो रही हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ चिकित्सा कर्मियों की पूरी टीम वहां पर लगातार मौजूद है। इन सब के बीच में रस्सी, गद्दा, सीढ़ी, तमाम जो चीजें वहां पर रेस्क्यू में लग सकती हैं वो लगाई गई हैं। और एम्बुलेंस को तैयार रखा गया है और बाकायदा यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है कि जैसे ही यहाँ से मजदूरों को निकाला जाएगा, एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाएगा ताकि प्राथमिक इलाज उनका वहां पर हो सके, उनका पूरा मेडिकल जांच होगा। क्योंकि लगातार 17 दिन से टनल के भीतर ही ये मजदूर फंसे हुए हैं। ऐसे में हालांकि खाना इन्हें बाहर से दिया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद इन विपरीत परिस्थितियों में अंदर रहने की वजह से उनके शरीर पर कितना विपरीत असर पड़ा है, तमाम चीजों की जांच यहां पर होगी। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस वक्त उस टनल के भीतर पहुंचे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम, चूंकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने संयुक्त रूप से अब इस ऑपरेशन को आगे अंजाम दिया है। और लगातार चूंकि जब से 12 नवंबर की सुबह 4 बजे से जब यह हादसा हुआ, यानी कि दीपावली का दिन, पूरा देश दीपावली उस वक्त मना रहा था, पूरा देश जगमग रोशनियों से उस वक्त रोशन था। लेकिन उस वक्त 41 जिंदगियां इस टनल के अंधेरे के भीतर फंस गई थी। उसके बाद से लगातार जद्दोजहद चल रही थी कि इस टनल के बाहर से इन 41 जिंदगियों को बाहर निकाला जाए। तमाम एक्सपर्ट्स की सलाह ली गई, तमाम अलग अलग देशों से मशीनों को लगाया गया, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, हमारे मेन साहब बताएंगे ऊपर से हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। और जिसके जरिए यहां पर लगातार कोशिशें की जा रही थी कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके। चूंकि कई सारी चुनौतियां थी। 4.5 किलोमीटर का ये सिलक्यारी यमुनोत्री के बीच में बन रहा टनल है, जिसमें 4 किलोमीटर का काम हो चुका था। मुहाने से 200 मीटर के अंदर पर अचानक से 60 मीटर का बड़ा मलबा का हिस्सा गिर गया और यही चुनौती थी। और उस 60 मीटर के अंदर के हिस्से में जो बड़ा पैसेज था उसके अंदर 41 मजदूर फंस गए और वहां से उन्हें निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही थी। हर तरह के जतन यहां पर किए गए और कोशिशों के बीच में अब बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन यहां पर बुलाई गई। वर्टिकल ड्रिलिंग भी जब शुरू हुई उसके बाद ये उम्मीद जगी कि जल्दी ही ऑपरेशन शुरू होगा। लेकिन उस वर्टिकल मशीन के लगाए जाने के बाद भी करीब 4 से 5 दिन बीत चुके हैं। लेकिन अब बहरहाल उन सब से तमाम बाधाओं को पार करने के बाद सुरक्षा बलों की टीम, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम अब पहुंच चुकी है उस स्थान तक जहां पर मजदूर इस वक्त फंसे हुए थे। जो पाइप अंदर लगाया जा रहा था उस पाइप को पूरी तरह से फिट कर दिया गया है, लगा दिया गया है। और जैसा कि इसके पहले एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम की तरफ से एक रेस्क्यू ऑपरेशन के उसके पहले मॉक ड्रिल किया गया था कि कैसे वहां पर व्हील लगे हुए स्ट्रेचर के ऊपर
मजदूरों को लेटाकर उस पाइप से वहां से बाहर लाया जाएगा। इन सब के बीच में हमारे साथ में परवेज कुरैशी साहब जुड़ रहे हैं, जो कि एसडीआरएफ के डीएसपी हैं। उनसे बात करते हैं। परवेज कुरैशी साहब, लगातार बहुत लंबा ऑपरेशन ये चला और इसके बाद अब आखिरकार अब वो घड़ी आ गई है जब पूरा देश इंतजार कर रहा था। आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के ऑपरेशंस में अब जब चूंकि लगातार मुहाने पर पहुंच रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां थी और अब आगे भी किन किन बातों का ख्याल रखा जाएगा जब मजदूरों को यहां से निकाला जाएगा? परवेज जी। देखिए, धन्यवाद संपर्क करने के लिए जी। देखिए, ये जो हिमालय का क्षेत्र है हमारा, ये जो एक तो मौसम वहाँ का काफ़ी वो था, वनों की कटाई और ये सब के कारण ना जो औद्योगिकरण हो रहा है, खुदाई जो हो रही है, इसके कारण से ना वो वहाँ पे सॉइल ओरिजिन काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो 250 मीटर की सुरंग में जो ये लोग काम कर रहे थे, अचानक से वो 70 मीटर का पैच है जो अचानक से जो स्लाइड के बाद में बंद हो गया जी। और जो जिसको ऑगर मशीन ने करीब 60 मीटर तक तो वो करने के बाद में जो मलबे में छुपा हुआ, जो ऑगर मशीन ऐसा होता है ना कि उसमें उसका जो एज होता है जो काटता है, वो नॉर्मल चट्टानों को या मिट्टी को तो काट सकता है, बट वो मलबे में जो छुपा हुआ लोहा है उसके कारण से वो खराब हो गई मशीन। फिर बाद में जो एक एक्सपर्टीज की टीम होती है, जो रेड होल जिन्होंने 900 mm का एक पाइप बना के जो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उसी प्रकार की प्रक्रिया है जो नॉर्थ ईस्ट में या कोयला खदानों में अवैध खनन में कई बार इसमें इंसिडेंट भी हुए हैं, लेकिन वहाँ पे ये फौरी आवश्यकता देखते हुए उसको रेड होल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। और ऑगर मशीन के जो ऑपरेटर्स रहे हैं एक्सपर्ट, जो क्रिस कूपर और एर्नोल्ड रिक्स, जो जिनका पूरा टीम वहाँ काम किया, उनका काम बड़ा सराहनीय रहा है जी। और होपफुली अब थोड़ी देर में पहुँच जाना चाहिए। इस प्रकार के जो इंसिडेंट्स में ऑल ऑफ अ सडन जब कोलैप्स होता है सुरंग या, तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीज़ें ये हैं कि वो वहाँ पे कोई पॉइजनस गैसेस हैं, जैसे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है या मीथेन है या हाइड्रोजन गैसेस हैं, तो ये सब की उपस्थिति बहुत काफ़ी खतरनाक हो सकती है। फिर बहुत सारे मजदूर ऐसे भी होते हैं जी जिनको श्वसन की प्रॉब्लम होती है, या मान लीजिए उनको सिलेंडर की जरूरत पड़ती है ऑल ऑफ अ सडन, तो एकदम प्योर एयर तो मतलब वेंटिलेशन टोटल खत्म हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जहरीली गैसें बड़ी खतरनाक हो जाती हैं। अच्छा, परवेज साहब, इस वक्त जिसका अभी आपने भी जिक्र किया, ऑपरेशन में नॉर्मली एजेंसीज क्या होती हैं जी। आपने जिक्र किया रैट माइनर्स को लेकर, चूंकि ये टर्म लगातार इस वक्त हम मीडिया के माध्यम से भी लगातार बता रहे हैं, लेकिन आप दर्शकों को अगर समझा सकें कि ये रैट माइनर्स की टीम है, उसके अलावा विदेशी एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है जो कि माइनिंग से इंटरनेशनल टनलिंग के एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों के आने के बाद ये ऑपरेशन किस तरह से आगे बढ़ाने में इसको मदद मिल पाई, रैट माइनर्स के बारे में भी और ये जो इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन है उसके बारे में भी अगर आप बता सकें परवेज साहब। देखिए, हमारे भारत में भी ऐसी मशीनें बनती हैं, मिस्टर कुमावत हैं जो वहाँ लगातार इस प्रोग्राम पे नज़र रखे हुए हैं। अभी मैंने देखा वेबसाइट्स पे, तो ये मशीनें बनाती वर्टिकल ड्रिलिंग और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, दोनों टाइप का ड्रिलिंग ये करते हैं जी। और टंगस्टन का एज होता है इसमें, एक गोल प्लेट होती है, वो आगे काटते जाती है, मलबा को पीछे फेंकते जाती है। अच्छा। तो ये जो ड्रिलिंग मशीन होती है ये उस प्रकार का काम करती है। जो अभी हमारे जो टनलिंग एक्सपर्ट हैं ये इसी प्रकार की मशीन से ही काम कर रहे थे। और जो रेड टनल का जहाँ तक टर्म है, रेड टनल मतलब जैसे चूहे खुदाई करते हैं ना साहब जी, अंदर बिल बनाने के लिए, वो मतलब खोदते जाएंगे मलबा। ये 12 लोगों की एक टीम होगी, 4 एक बार में अंदर जाते हैं, कुछ लोग खोदेंगे, वो मलबे को बाहर निकालेंगे। जब उनका प्रॉपर, जब उसमें थकान बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे एयर प्रॉपर जा नहीं पाता है, तो ये 4 लोग काम करेंगे, फिर उसको दूसरे लोग आएंगे, फिर वो अगले 4 उसको रिप्लेस करेंगे। ऐसा करके वो बिल्कुल चूहा जैसे चूहा खुदाई करता है बिल की, उसी माफिक के पाइप लगा के, तो इसलिए इसको रेड होल कहा जाता है। प्लीज जी परवेज साहब, इन सब के बीच में चूंकि हम लगातार पहले ही दिन से, जब 12 तारीख को ये पूरा घटनाक्रम हुआ और जब ये खबरें फ्लैश होना शुरू हुई हम सब के चैनल्स के स्क्रीन के ऊपर कि इस तरह का एक हादसा हो गया है कि एक टनल है, उस टनल के भीतर 40 मजदूर फंसे हुए हैं और ये 60 मीटर का मलबा है,
तब ये अंदाजा नहीं था कि इतना लंबा समय बीतेगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, और आखिरकार 17वें दिन जाकर आज वहां से बहुत राहत भरी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि अब थोड़ी देर में वहां से मजदूरों को निकाला जाएगा। अगर परवेज साहब आप पूरी तरह से समझा सकें कि पहले दिन से लेकर इस 17 दिन के भीतर किस तरह की चुनौतियां थी, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस आगे बढ़ा और कहां-कहां दिक्कतें आती गई, उसके बाद अलग अलग तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल यहां पर किया गया, परवेज साहब। देखिए, अब ग्राउंड में एक्चुअली जहाँ काम हो रहा है ना, वहाँ पे जो लोग अंदर टनलिंग में लगे हैं, जो बचाव कार्य में लगे हैं, वो रिपोर्ट करते हैं अपनी इमीडिएट अथॉरिटी को। तो बहुत ज़्यादा गहराई में जाके मैं आपको बता पाने में असमर्थ हूँ जी। बट जब इनिशियली जब वो कोलैप्स हुआ था तो सबने इसको फौरी तौर पे जो राहत का रेस्क्यू का काम होता है, आमतौर पे मशीन लगा के और वो ड्रिल करके निकाल लेंगे। जैसे इसके पहले भी बड़े बड़े हादसे हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा मनसा देवी, जोशीमठ या केदारनाथ आपदा में देखा होगा। तो ये सभी उसी प्रकार की आपदा हैं, लेकिन इस आपदा में ऐसा हुआ कि जो 70 मीटर जो कोलैप्स था, उसको किसी ने सोचा नहीं था कि इसको काटने में इतना वक्त लगेगा, क्योंकि उसमें ना आयरन का रॉड का जो सेटल हुआ था, जो डेबरी था उसमें, तो उसमें काफ़ी लोहे का काफ़ी कंटेंट था, जिसके कारण मशीनों को इतना समय लग गया उसको काटने में जी। और फाइनली ये जब 10 मीटर का जो रह गया है एरिया, अब उसको फिर उन्होंने मैनुअली निकालने का निर्णय लिया गया। तो उसी के बाद से फिर ये रेड होल की कार्रवाई शुरू की गई है। प्लीज जी परवेज जी, आप लगातार बने रहिए, चूंकि हम तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, एक बार तस्वीरें भी हम दिखाते जाएं कि किस तरह से वहां पर, चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने आखिरी दौर में पहुंचा है, जो पाइप वहां पर लगाया जाना था, यानी कि जिस पाइप के जरिए इन मजदूरों को वहां से स्ट्रेचर के जरिए, यानी कि व्हील लगे हुए स्ट्रेचर के जरिए उस पर लेटाकर एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। यह भी बहुत चुनौतीपूर्ण काम है और इसके लिए एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम ने इसके पहले बाकायदा एक मॉक ड्रिल भी किया था, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको स्क्रीन पर दिखाई थी। अब वो प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि जो मेन काम था कि ड्रिलिंग के जरिए पाइप लगाना और पाइप लगाने के बाद में वहां तक मजदूरों तक उस पाइप को पहुंचाना, उसके बाद अब ये प्रोसेस शुरू हो रहा है। वहां पर अब एम्बुलेंस भी लगाए गए हैं, एम्बुलेंस के साथ साथ वहीं पर चिकित्सा की व्यवस्था भी है। स्थानीय स्तर पर भी पहले उनकी जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर फिर आगे के हॉस्पिटल्स में इनको भेजा जाएगा। इन सब के बीच अब तक का जो अपडेट है वो भी एक बार आपके सामने हम रख दें कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद टनल से निकलने वाले सभी श्रमिकों को चिनियाली के सॉर्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जाएगा। यहां सभी के लिए एक एक बेड पहले से ही रिजर्व करके रखा गया है। सभी पर मॉनिटर लगाने के साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर के इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि टनल में इतने दिन से फंसे हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी जाहिर तौर पर वहां पर होगी, तो ऐसे में वो ऑक्सीजन की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। किसी भी प्रकार की दवाइयों इंजेक्शन की कमी ना हो, इसके लिए पूरा स्टॉक यहां पर जमा किया गया है। और उसके अलावा पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। समय समय पर उनकी ट्वीट्स, उनकी बाइट्स, उनकी प्रतिक्रियाएं भी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह से अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने ये लिखा है कि बाबा बौखनाग जी की असीम कृपा के चलते करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी बचाव दलों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की पुष्टि की है और साथ ही वो लिखते हैं कि शीघ्र ही श्रमिक भाइयों को बाहर यहां से निकाल लिया जाएगा। यानी कि ये बहुत राहत भरी खबर है जो इस वक्त अलग अलग चीजें से निकल के सामने आई। और उसके बाद ही हमने देखा कि टनल के बाहर ही केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे और पूर्व इंजीनियर इन चीफ और बीआरओ डीजी लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, जो कि सेवानिवृत्त हैं, सिलक्यारा सुरंग से बाहर निकले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर भी किया है, सुरंग के अंदर पाइप डालने का काम पूरा हो गया। ये बात उन्होंने जानकारी दी है। इधर परिजनों की भी प्रतिक्रिया लगातार आ रही है, चूंकि लगातार परिजन भी टकटकी लगाए इंतजार लगातार कर रहे हैं कि जब कब उनके राहत की खबरें यहां से निकल के सामने आती हैं। इस बीच परवेज जी लगातार बने हुए हैं, जो कि डीएसपी हैं, एसडीआरएफ के उनके पास चलते हैं। परवेज जी, ये जो पाइप डालने का काम था, चूंकि सबसे चुनौतीपूर्ण इसे ही माना गया, क्योंकि एक एक मीटर की जो खुदाई थी वो बहुत सोच समझ के यहाँ पर की गई। आपने कहा रैट माइनर्स को भी यहाँ पर लगाए गए थे, जो किस तरह से वहां पर ताकि सुरक्षा भी थी कि जब खुदाई हो रही है
तो ऊपर से मलबा ना गिर जाए और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की दिक्कतें ना हो। ये कितना चुनौतीपूर्ण काम था जिसको अभी ड्रिल करके डाला गया है इस पाइप को, इसके बारे में अगर आप बता सकें परवेज साहब। जी देखिए, जो सबसे पहले हमारे यहाँ पे घटना के बाद में जब ऑगर मशीन का प्रयोग शुरू किया गया तो ऐसे जगह में उत्तर हिमालय का जो क्षेत्र है साहब, वहाँ पे जब ड्रिलिंग की जाती है या खोदा जाता है तो वहाँ का जो टाइप ऑफ सॉइल ऐसा है कि हल्की सी आवाज़ से या कंपन से या मशीन की आवाज़ से स्लाइड हो सकता था। बट जो ऑगर मशीन है ये इतनी स्पेसिफिक है इस काम के लिए कि ये बिल्कुल ही आवाज़ नहीं करती, बड़ा साइलेंट काम करती है। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डे 1 से ऑपरेशन चलाया गया कि फर्दर हो कि कोलैप्स ना हो। जो वहाँ पे स्टक हुए हैं श्रमिक मजदूर जो वो उनको कहीं कोई उनकी जान पर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो इसको डे 1 से उसको रखा गया है। और ये जो लंबा पाइप डाला गया है इसको भी बहुत सावधानी से ड्रिल करते हुए, बिना वहाँ पे हैवी अर्थ मूवर्स का उपयोग नहीं किया गया। मैनुअली जो काम हो सकता था मशीनों के द्वारा साइलेंटली वो काम किया गया है डे 1 से। प्लीज़ कि एक प्रोसेस होता है, वहां से मजदूरों को निकाला जाएगा, जैसा हम लगातार बता भी रहे हैं कि एम्बुलेंस वहां पर तैयार की गई हैं और उसके जरिए पहली प्राथमिकता ये होगी कि इनका मेडिकल मुलायजा कराया जाए, इनको मेडिकल सुविधा यहाँ पर दी जाए। क्या क्या खास तौर पर प्रोसेस होता है एसडीआरएफ की टीम, चूंकि आप लोग भी इस तरह के कई बार रेस्क्यू ऑपरेशंस में जाते होंगे, किन किन चीजों का ध्यान ऐसे मामलों में रखा जाना चाहिए, खासतौर पर टनल के भीतर अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो? जी, अभी हमने जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जिला जांजगीर में एक बच्चा था राहुल जी, थोड़ा मूक बधिर बच्चा था, वो गिर गया था टनल पे। और वो तो जब ऐसे घटनाएं होती हैं जहां वेंटिलेशन ख़त्म हो जाता है तो मॉइस्चर और काफ़ी ऐसी जहरीले गैसें निकलती हैं, मॉइस्चर हो जाता है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज़्यादा सफ़र करता है इसमें। और प्रॉपर लाइट नहीं मिल पाती है तो स्किन और मॉइस्चर से स्किन रिलेटेड डिसीज़ भी हो जाती हैं, खुजली जैसी समस्या हो जाती हैं, रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम आता है, प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, प्लस एक मेंटल थोड़ा सा इनको सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है, जो कि प्रशासन बखूबी कर रहा है वहाँ पे। सिर्फ उनसे लगातार संपर्क बनाए रख के उनका मनोबल ऊंचा बनाए रखने की आवश्यकता होती है और उनको ये पूरा विश्वास दिलाना होता है कि पूरा प्रशासन उनके साथ है और वो सुरक्षित बाहर आएंगे, ये उनको विश्वास दिलाना होता है। पल पल में उनको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, अगर कोई बीमार है कि किसी को शुगर है, बीपी है या दूसरे प्रकार की अगर कुछ है तो उनको मेडिसिन उनको रेगुलर लेना है जी, उसकी भी सुरक्षित तरीके से उन पर दवाइयाँ या पानी या खाना पीना, तो न्यूट्रिशन में या ट्रीटमेंट में, इलाज में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाती है। इसके लिए जो परिजन फंसे हुए हैं उनके रिश्तेदारों से और जो उनके किथ एंड किन्स हैं उनसे पूछा जाता है कि जो अंदर है, उनके रिकॉर्ड में भी होता है कि उनको किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्या से वो पीड़ित हैं। इसके आधार पे उनका पूरा इंतजाम अंदर किया जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से नॉर्म्स हैं जिसका पालन यहाँ पर किया जाएगा और उसी के तहत लगातार अब इस टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये ट्वीट करके सुखद खबर अभी दी है कि जो पाइप डाला जाना था वो डल चुका है और अब किसी भी वक्त उन मजदूरों को वहां से सेफली एक एक करके रेस्क्यू किया जाएगा। रेस्क्यू की तमाम तस्वीरें लगातार सबसे पहले अब आपको IBC 24 की स्क्रीन पर भी दिखाते रहेंगे। तो सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त उत्तरकाशी के सिलक्यारी के टनल में लगातार चल रहा है, जहां पर SDRF NDRF की टीम तैनात है, डॉक्टर्स की टीम तैनात है, तमाम तरह के उपकरण यहां पर लगाए गए हैं। और सबसे सुखद खबर यह कि अब किसी भी वक्त यहां से मजदूरों को बाहर निकालने की जो तैयारियां हैं वो यहां पर शुरू हो जाएंगी और मजदूरों को यहां पर बाहर निकाला जाएगा। चूंकि अब से कुछ देर पहले एक सुखद ट्वीट किया गया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कि टनल में जो पाइप लगाने का काम चल रहा था वो अब पूरा हो चुका है और अब वहां से मजदूरों को निकाला जाएगा। 2 एम्बुलेंस टनल के भीतर भेजी गई हैं, टनल के बाहर भी एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। अब एक एक कर मजदूरों को टायर व्हील लगे हुए इन स्ट्रेचर पर लेटाकर बकायदा पूरे सेफ्टी के साथ में यहां से निकाला जाएगा। टनल में 12 नवंबर की सुबह 4 बजे के आसपास से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। 12 नवंबर यानी दीपावली का दिन। टनल के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। टनल के भीतर रस्सी, गद्दा, तमाम चीजें पहुंचाई गई हैं। इन सब के बीच में लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, चूंकि ये मुहाना है
उस सिलक्यारी टनल का मुहाना है और करीब 200 मीटर के अंदर जाने के बाद में वो मलबा यहां पर गिरा हुआ है और लगातार पिछले 17 दिन से यहां पर कोशिशें की जा रही थी कि उस मलबे को चीरते हुए अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं उन मजदूरों तक पहुंचा जा सके। इन सब के बीच पाइप के जरिए मजदूरों तक खाना पहुंचाया जा रहा था, ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर की जा रही थी, मोबाइल उन तक पहुंचाए गए थे, चार्जर्स उनके पास पहुंचाए गए थे, वॉकी टॉकी के जरिए उनसे बातचीत हो रही थी, उनका मनोबल लगातार बढ़ाए रखने के लिए, ऊंचा रखने के लिए तमाम कोशिशें यहां पर की जा रही थी। चूंकि अगर मनोबल मजदूरों का अगर भीतर कम होता तो ऐसी स्थिति में यह नुकसानदायक हो सकता था। ऐसे में मनोबल भी लगातार बढ़ता रहा, लगातार बातचीत हो रही। इन सबके बीच कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, सुनते हैं एक बार। 46 मीटर ये था, फिर 14 मीटर और ये टोटल 80 मीटर था। अच्छा। जो इन्होंने पाइप डाली है, यहाँ पे 900 मीटर mm की पाइप डाली थी, फिर आगे पूरा 800 mm की पाइप डाली, तो ये पाइप थ्रू कर दिए 46 + 14 60 मीटर्स। 60 मीटर? हाँ, 60 मीटर। तो ये एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो लगातार वहां पर लगी हुई हैं, इनसे चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशंस किस तरह से चलाया गया है, टनल के भीतर जो पाइप फंसाया गया है वो कैसे वहां तक पहुंचाया गया, ये एक वो तमाम डिस्क्रिप्शन दे रहे थे। इस बीच आप मुहाने के बाहर देख रहे हैं कि पूरी एम्बुलेंस की कतारें वहां पर लगाई गई हैं और ग्रीन कॉरिडोर यहां पर बनाया जाएगा, यानी कि एम्बुलेंस में जैसे ही मजदूरों को लाकर उनमें सवार किया जाएगा, उसके बाद में सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उन्हें ले जाया जाएगा, जिसकी वजह से रास्ते भर में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, यानी कि कोई रोक नहीं होगी। जल्द से जल्द उन मजदूरों को अस्पताल तक पहुंचाएं। इस बीच डॉक्टर्स की टीम भी आप अंदर से देख रहे हैं कि डॉक्टर्स की टीम जो अंदर गई हुई थी वो भी वहां पर लगातार बातचीत कर रही है और वहां से अब चूंकि इंतजार इस बात का है कि जल्दी ही वहां से एक एक कर मजदूरों को निकाला जाएगा। आपसे कुछ देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी ट्वीट के जरिए दी कि टनल के भीतर जो पाइप डालने का काम चल रहा था वो पाइप डालने का काम कंप्लीट हो चुका है। पाइप जो है वो डालने का काम बहुत मुश्किल इसलिए था क्योंकि रेड माइनर्स की टीम वहां पर लगी हुई थी और लगातार ड्रिलिंग के जरिए, मशीनों के जरिए उस पाइप को भीतर डाला जा रहा था और हाथ से भी मलबे को लगातार निकाला जा रहा था। इसलिए इसमें वक्त लग रहा था क्योंकि पूरी सेफ्टी रखनी थी कि मलबा ऊपर से आकर उसको पूरा ब्लॉकेज न कर दे। ऐसे में पाइप डाला गया और जैसे जैसे पाइप अंदर जाते उसके बाद दूसरे पाइप को जोड़ने के लिए बकायदा अंदर वहां पर वेल्डिंग तक की जा रही थी। अब आखिरी जो पाइप का हिस्सा वहां पर जोड़ना था उस पाइप को पूरी तरह से सुरक्षित वहां पर डाल दिया गया है। वेल्डिंग का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है और अब इसके बाद में अब एक एक कर मजदूरों को वहां से बाहर निकाला जाएगा। तो कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में वो सुखद तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे जिसका इंतजार इस वक्त पूरे देश कर रहा था। पूरे देश की निगाहें यहां पर टिकी हुई थी। तो हमारे साथ में डीएसपी एसडीआरएफ के परवेज कुरैशी साहब लगातार बने हुए हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं और इन सब के बीच स्क्रीन पर आपको अख्तर जावेद उस्मानी साहब भी दिख रहे हैं चूंकि सदस्य हैं सेफ्टी बोर्ड कोल इंडिया की तरफ से। और अख्तर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपसे अख्तर जावेद उस्मानी साहब कि ये जो ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, हालांकि अब सुखद खबर ये आई है कि जो पाइप डालने का काम था वो पूरा हो चुका है और अब वहां से एक एक कर अब वहां से मजदूरों को निकाला जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल होता है इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देना। 17 दिन से लगातार हम लोग इंतजार कर रहे थे और आखिरी जो चुनौतियां थी उसको भी अब पार पा लिया गया है। आप किस तरह से देखते हैं अख्तर साहब इसे? देखिए, मैं तो हिंद मजदूर सभा से आपका सेफ्टी बोर्ड में हूं और 42 साल मैंने खदान में स्वयं काम किया है जी। और ये बहुत कठिन है क्योंकि हिली टेरिन है, प्लेन जगह नहीं है। और जो हम लोगों ने यहाँ पर जो टनल बोरिंग कर रहे थे तो एक्चुअली टीबीएम यूज नहीं किए होंगे जैसा मेरे को आइडिया है, क्योंकि वहाँ टीबीएम नहीं ले जा सकते टनल बोरिंग मशीन को। वहां पर ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड से ही आगे बढ़े हैं और उसको कंक्रीटिंग करके जो कंक्रीट स्प्रेडिंग मेथड से उसको सपोर्ट करते जा रहे थे। अब ये कोलैप्स हुआ है तो फ्रैक्चर रॉक हो सकती है, सपोर्ट में कोई कमी हो सकती है, सीमेंट की कोई क्वालिटी में कमी हो सकती है जिसको जांच करना पड़ेगा। ये तो बहुत लंबी बात है। सबसे खुशी की बात आपने बताई है कि पहला मजदूर अब बाहर आएगा। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। अगर आप सोच रहे हैं पहला मजदूर बाहर आएगा तो उसके बाद 41 लोगों को लाने में कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे। अभी जो हुआ है, देखिए आपका जो हम हॉरिजॉन्टल हमने आपकी मशीन लगाई थी कि हम हॉरिजॉन्टल बोर करके साइड से बना के उनको क्रॉल करके ले आएंगे, वैसा नहीं हो पाया। वर्टिकल हमने किया है। कोयला खदानों में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, यूरोप में हो चुकी हैं, महावीर में भी हो चुकी है, ईसीएल में बंगाल में ऐसी घटना हो चुकी है कि एक साइड से कैप्सूल
बना के वो किया, लेकिन एक बड़ा कठिन है क्योंकि वो मशीन को खड़ा करना उस हिली टेरिन में, फिर बोर करना, फिर उस बोर को स्टेब्लिश करना स्टील केसिंग से, जो आप पाइप बोल रहे हैं स्टील केसिंग से उसको स्टेब्लिश करना ताकि वो फिर कोलैप्स ना हो जाए, वो बंद ना हो जाए। इसको मतलब जिन लोगों ने किया है, सेना को तो साधुवाद है कि इन्होंने बड़ी जल्दी कमान संभालते ही बहुत कुछ कर लिया। तो मैं तो ये बोलूंगा कि ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जिसका भारतीय लोगों को इस टाइप के ऑपरेशन का सामान्य जिंदगी में आदत नहीं है, और हम लोग को भी आपदाओं के लिए तैयार करने में इससे मदद मिलेगी, ताकि हमका एक माइंड सेट बना हमारा कि सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। बहुत सही बात आपने कही कि इसको ध्यान में रखते हुए आगे भी हमारी रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीम को और किस तरह से और बेहतर करने की आवश्यकता है, कम से कम वो भी सामने आती है। अख्तर जावेद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छे से समझाया। चूंकि आपने अभी वर्टिकल ड्रिलिंग की बात कही, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात कही, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो लगातार पिछले 17 दिन से हम लगातार स्क्रीन पर दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन चूंकि आप एक्सपर्ट्स हैं, आप अगर इसको समझा सकें कि ये वर्टिकल ड्रिलिंग किस तरह से यहाँ पर कारगर साबित हुई, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग किस तरह से चल रही थी, ये होती कैसे है, कहां से इसको किस तरह समझेंगे? देखिए, वर्टिकल ड्रिलिंग तो हमारी फेल हो गई। वो जो आगर बोलते हैं, इसको आप स्थानीय भाषा में हर जगह घर में काम आता है, टूल्स बनाते हैं, लकड़ी का बर्मा बोल सकते हैं आप। वो एक छेद बनाता बड़े डाया का, जिसमें से वो लोग रेंग के आते क्रॉल करके आपका, और उसके भरोसे हम जाते। वो आसान था क्योंकि हमारी जो ये बन रही है टनल, खदान में इंक्लाइन होती है, ऑडिट होती है, और एक राइज होती है। ऑडिट नहीं, ये ऑडिट है एकदम सीधा सीधा आपका जा रही है टनल, सीधे सीधे, वो नीचे की ओर नहीं झुक रही है, तो सीधे सीधे जा रही। तो वर्टिकल हम उसके बगल में एक होल खोल रहे थे, वो भी क्षैतिजिक था, हिंदी बोलेंगे तो क्षैतिजिक था हॉरिजॉन्टल को, जो सीधा सीधा बढ़ रहा था बगल में, और उसमें से आदमी फिर बगल से निकाल के क्रॉल करके बाहर आता। अब वो मशीन हमारी टूट गई, और टूट जाने के बाद, अब जो कारण में नहीं जा रहा, अभी मैं केवल उस पर बात करूंगा। तो जब वो मशीन टूट गई तो उसके बाद दूसरा एक प्लान बी, यू कैन से इट, प्लान बी कह सकते हैं, और उसमें उन्होंने वर्टिकल मतलब ऊपर से सीधा नीचे कुएं की तरफ से खोद रहे हैं। अच्छा। तो कुएं की तरफ से खोद के उस जगह पर पहुंचे हैं। वो जो कुआं खोदे हैं, तो कुआं को आप जानते हैं बांधना पड़ता है, जिसको स्टील केसिंग और पाइप बोल रहे हैं आप, ताकि कुआं फिर से भर न जाए वापस आदमी को लाने से पहले। तो उसको स्टील केसिंग से सुरक्षित किया गया पहले, फिर आदमी को लाने की प्रक्रिया बढ़ाई गई। और जो आपने बताया शुरू में कि एम्बुलेंस लगी है, तो उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के प्रोटोकॉल है, वो जैसे ही बाहर निकलेंगे उनको कंबल से ढक दिया जाएगा, हॉट चॉकलेट ड्रिंक दिए जाएंगे, और उनको किया जाएगा। सबसे जरूरी बात मैं आप लोग के ध्यान में लाना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि इतने लोग जो 15-20 दिन अंदर रहे, 15 दिन अंदर रह गए, उनको एक ट्रॉमा, एक मानसिक इलाज की जरूरत है, जो उनके ऊपर बहुत घातक मानसिक शॉक पड़ा है, उसको उनको ठीक करने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के ध्यान में होगी कि इनको फिर से भय से मुक्त कैसे किया जाए, जो उन्होंने नरक भय का नरक उन्होंने जो झेला। ठीक बात, ये एकदम सही शब्द का आपने इस्तेमाल किया है अख्तर जावेद साहब, क्योंकि नरक जैसी स्थिति, आप अंदाजा लगाइए कि आपको किसी कमरे के भीतर अगर सिर्फ एक दिन के लिए ही बंद कर दिया जाए और कहीं से कोई संपर्क नहीं, तो किस तरह की स्थितियां होंगी। और ऐसी स्थिति में 17 दिन से उस टनल के भीतर लगातार 41 जिंदगियां जी रही हैं। ये उनका हौसला ही है कि लगातार उनसे संपर्क भी किया जा रहा है, और जो बाहर से ऑपरेशन चला रहे हैं उनकी भी कोशिश है लगातार ये है कि उनके मनोबल को लगातार बढ़ाया जा सके। परवेज कुरैशी साहब, आप भी अभी मनोबल का जिक्र कर रहे थे, और उसकी वजह से लगातार ये कोशिशें ये थी कि उनका मनोबल अगर बढ़ाए रखेंगे तो ऐसे में ऑपरेशन बाहर से भी चलता रहेगा और अंदर से भी उनको लगातार शक्ति मिलती रहेगी। इसके लिए किस तरह की कोशिशें आप लोगों की तरफ से की जाती है जब इस तरह की किसी भी ऑपरेशन को आप लोग अंजाम देते हैं? परवेज साहब। देखिए, अभी जो मजदूर फंसे हुए हैं वो तो सभी एडल्ट हैं, समझदार हैं, और पहले भी टनल में जाते रहे हैं, और मतलब इस चीज़ के उनको ट्रेनिंग भी होती है, इमरजेंसी ट्रेनिंग भी होती है। अचानक ऐसा हो गया, इसके लिए उनको ड्रिल भी कराए जाते हैं। तो लेकिन बट ये जो कोलैप्स हुआ ऑल ऑफ अ सडन, और जो इतना लंबा समय लग रहा है, तो किसी भी एक श्रमिक या किसी भी एक आम इंसान के लिए वो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सुनिश्चित करना कि वो मनोबल उसका गिरेगा ही, क्योंकि जैसे जैसे विलम्ब हो रहा है उसको लग रहा है पता नहीं बाहर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोग पहुंच रहे हैं सही जगह या नहीं पहुंच रहे हैं। तो इस बात की, इस चीज़ के लिए उसको लगातार उसको विश्वास दिलाना होता है कि काम चल रहा है, और इसलिए परिजन या जिससे उनका
संपर्क हो रहा है, तो लगातार उनको विश्वास दिलाते हैं कि नहीं, पूरा प्रशासन आपके साथ में है और उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है अंदर पाइप के जरिए या किसी भी माध्यम से जो उनको गर्म कपड़े भेजे गए, दवाई भेजे गए, खाने का सामान भेजा गया, तो इससे उनको भी उनका बना रहता है, शौक से बाहर आने में उनको काफ़ी मदद मिलती है। ओके, जाहिर सी बात है कि कोशिशें यही होनी चाहिए कि उनको शौक से बाहर वहाँ पर रखा जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए। तो पैरेलली इसके ऊपर भी लगातार वहाँ पर काम चल रहा था कि मेंटली भी वो लोग बहुत फिट रहें, ताकतवर रहें, ताकि अगर ऑपरेशन में अगर लंबा समय लग रहा है तो ऐसे में उन लोगों तक भी खाना पीना पहुँचाने के साथ साथ उनको मेंटली फिट करने की कोशिशें भी यहाँ पर होती रहे। इन सब के बीच परवेज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि आपने समय दिया अब बातचीत करने के लिए। चूँकि अब अख्तर जावेद उस्मानी साहब हमारे साथ में लगातार बने रहेंगे जब तक कि ऑपरेशन लगातार चल रहा है इन सब के बीच में। अख्तर जावेद साहब, आपने कहा कि अब चूंकि नीचे से ऊपर कुएं की तरह वहां से अब मजदूरों को वहां से निकालने की कोशिश होगी। जाहिर सी बात है कि ये और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसके लिए हमने एक मॉक ड्रिल भी वहां पर देखा था कि इसमें स्ट्रेचर तैयार किया गया जिसमें व्हील लगे हुए हैं और उस स्ट्रेचर पर बांध कर मजदूरों को वहां से अब ऊपर की तरफ लाया जाएगा। अब ये जो पाइप डाला गया है, इस पाइप की चौड़ाई कितनी होगी और वहां से मजदूरों को निकाला जाएगा, इसमें भी जाहिर सी बात है कि वक्त लगेगा। अब इसमें किन किन चीजों का ख्याल रखा जाएगा उस्मानी साहब? देखिए, स्ट्रेचर से जो बांध के लाएंगे अगर आप बता रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि हम कैप्सूल बनाएं उस साइज का और उस कैप्सूल में उनको लाएं। सिंगल लिफ्ट सिस्टम से वो नहीं हो पाएगा। स्ट्रेचर में हम उनको बांधेंगे और वर्टिकली स्ट्रैप से उनको कोई चीज से बांध देंगे और स्ट्रेचर को ऊपर पुल किया जाएगा। तो धीरे धीरे, गहराई उनकी 100 मीटर से कम है, 82 मीटर के आसपास करीब गहराई बताई जा रही है। तो वो उसको भी बहुत धीरे लाएंगे वो, तो उनको कम से कम उस 82 मीटर को लाने में भी 5 मिनट कम से कम लगना चाहिए। एकदम हॉइस्ट नहीं कर सकते, सीधा हॉइस्ट नहीं कर सकते उनको। और अगर टाइम मिलता और हिली टेरिन नहीं होता है, मतलब अगर पर्वत के ऊपर मशीन को खड़ा करके वर्टिकल डील करने की स्थिति नहीं रहती और बेहतर इंतजाम किए जा सकते थे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, घटना हो जाने के बाद इसकी जांच भी होनी चाहिए कि जो हिमालय के पत्थर पहाड़ हैं, उनको बोला जाता है नए पहाड़ हैं, तो रॉक बिहेवियर की क्या स्टडी हुई और जो डीएसपी साहब बोल रहे थे कि उनको क्या ट्रेनिंग दी गई और कितने वो ट्रेंड थे, और नवयुग कंपनी जो इसने ठेका लिया है उसको क्या अनुभव था हिमालय में काम करने का, वो सब बहुत सारी बातें हैं जो बाद में होंगी। लेकिन अभी जो आपको टेक्निकल स्थिति यह है कि वर्टिकल होल कंप्लीट है, स्टील केसिंग कंप्लीट हो गई है, आपका एक कनेक्ट हो गया है। अब नीचे जो स्ट्रेचर जाएगा, एनडीआरएफ भी अगर नीचे उतर गई है तो नीचे उसको पूरी तरीके से स्ट्रैपिंग करके उसको पूरा बांध देंगे ताकि वो आदमी गिरे न स्ट्रेचर से। वैसे स्ट्रेचर आते हैं बने बनाए, उसमें पूरी तरीके से उसको रैप कर दिया जाता है, रैप करके उनको बांध दिया जाता है और उसके बाद उस स्ट्रेचर को ही मतलब लिफ्ट करेंगे, ऐसा आपकी बात से मुझे पता चला है। लेकिन हमारे यहाँ जब कोयला खदान में इस टाइप होती है तो इस टाइप का हम लोग जो 3 घटनाएं हुई इंडिया में भी किया गया, तो एक कैप्सूल बनाया गया एक सिंगल साइज का जिसमें एक आदमी खड़ा होकर निकल पाए। लेकिन 17 दिन हो गया है, बहुत कमजोर होंगे, इनसे कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेचर में बांध के हिलाना सबसे अच्छा उपाय है मेरी नजर में आज की डेट में। कि रास्ते में आते समय, अगर एक तो समय भी बहुत लगता है उनको निकालने में, दूसरा रास्ते में आते समय अगर उनके होशो हवास में कोई दिक्कत आती तो फिर वो नीचे गिर सकते। ऐसा मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन है। अख्तर साहब, चूंकि आप कोल माइंस का बार बार जिक्र कर रहे हैं, चूंकि आपने बहुत करीब से उन तमाम चीजों को बड़ा देखा है। अब कोल माइंस का मतलब यह है कि गहराई में खदानें खुदी होती हैं और यहाँ पर जो टनल है, जिस सिलक्यारी टनल का हम जिक्र कर रहे हैं, करीब 4.5 किलोमीटर लंबी ये टनल बननी थी, ये हॉरिजॉन्टली बनती है। अब ऐसे में हॉरिजॉन्टल बनी हुई टनल से कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना और कोल माइंस में अगर इस तरह का कोई हादसा हो जाए वहां से कोई ऑपरेशन करना, इसको किस तरह से इसको कंपैरिजन कर सकते हैं? देखिए, मैं इसको ऐसा इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ आपको। देखिए, खदान 3 तरीके की होती है। एडिट माइन एकदम सीधा सीधा चलती है, जैसे आपकी ये बन रही है, एडिट माइन टाइप होता है। एक इंक्लाइन होती है जो नीचे गहराई की ओर घुसती जाती है जी। एक राइज होती है जिसमें ऊपर घुसना पड़ता है, और एक माइन होती है कि जो बहुत गहराई में कोयला है तो सॉफ्ट सिंकिंग होती है। अभी जो आपके ट्यूब बने हैं ये सॉफ्ट सिंकिंग ही है। मान लीजिए एक सॉफ्ट बनाया गया बगल में, सॉफ्ट का बना के उसको स्टील से केसिंग करके उसको स्टेबल किया गया और उसमें से भी कोयला निकल जाता है। ये सारी टेक्नोलॉजी उसमें है। अभी आपका ये जो बन रही थी टनल, मैंने आपको बताया शॉर्ट क्रीट मीडियम माध्यम बोलते हैं। शॉर्ट क्रीट माध्यम मतलब ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग मेथड से हम आगे बढ़े और उसको कंक्रीट स्प्रे करके
उसकी मशीनें आती हैं, कंक्रीट स्प्रे करके उसको हम स्टेबल कर रहे हैं। उसके 3 मेथड है, स्टील पाइप से भी कर सकते हैं हम, और वो जो मेथड है तो वो इसमें शॉर्टकट दिख रहा है, जैसा उसका मेरे को मुंह दिखा आपका टनल का आप लोग के विजुअल में, तो शॉर्टकट मेथड से ही हो पा रहा है। तो उसमें अभी जो माइन से मैं इसलिए कोरिलेट कर रहा हूँ, आप इसको रेलवे से भी जा सकते हैं। हिंदुस्तान में सबसे पहले इस तरीके की टनल रेलवे में बनी। बंबई से अगर आप आएंगे थाने की ओर, पहला जो ट्रेन चला 1840 में, उसके आगे जब चलेंगे तो पूरी आपको एक टनल की श्रृंखला मिलेगी। सबसे ज्यादा अनुभव इसमें रेलवे के पास है। माइन का मैंने इसलिए बताया कि माइन में हमने इसी तरीके से सॉफ्ट सिंकिंग भी हम करते हैं। हमारे पास फेडेड माइन भी है, जैसे उसमें ट्रक जा सकती है, उसमें सीधा सीधा लारी जाती है, जरूरी नहीं कि खदान नीचे ही घुसे, खदान एकदम सीधे सीधे कोयले की सीम की अवस्था पर है, एडिट माइन हम उसको कहते हैं, जिसमें सीधे जाके हम कोयला निकालते हैं। तो ये जो चल रही थी वो एडिट सिस्टम ही मान लीजिए, टनल की जो हम भी टनल बनाते हैं वो भी टनल बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सपोर्ट का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। एक छत को सपोर्ट करना पड़ता है। हम लोग भी पहाड़ के नीचे काम करके खदान से कोयला निकालते हैं, और बड़े बड़े पहाड़ हैं, चरचा खदान है हमारे इसी आपकी कोरिया जिले की, उसमें कवर आपका कम से कम आपका 600-700 फीट ऊपर तक का कवर है। तो हिमालय नहीं है लेकिन है। तो उसमें हम लोग स्टील, उसमें हमने अलग सपोर्ट का मेथड रखा है कि हम कैसे करेंगे। जब टनल बनता है तो सबसे पहले जरूरी है कि उसका सपोर्ट मेथड को डिजाइन करना। तो टनल की डिजाइन का पार्ट होता है, कोई भी टनल का, माइन हो, रेलवे वाला करें, ये अपने यहाँ कर रहे हैं, नवयुग वाले कर रहे हैं उत्तराखंड में, कोई भी उनको एक डिजाइन करना पड़ता है। वो डिजाइन क्यों, आपको लेबोरेटरी टेस्ट क्या हुई, इसीलिए बोला कि बहुत सारी चीजों की जांच करनी पड़ेगी कि हमारे पास जो बोर होल डाटा था, तो अगर हमने सही ढंग से उसको सपोर्ट किया तो ये टनल को बीच से कोलैप्स नहीं होना था। ऐसी क्या चीजें हैं जिसको डिजाइनर हमारे सोच नहीं कर पाए, दे कैन नॉट परसीव दैट, कैसे सपोर्ट रहेगा, कैसे सुरक्षित हम चलेंगे, उनके परसेप्शन में क्या कमी रह गई है, ये तो पूरे डिटेल को उनको देखने के बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन ये बात सही है कि 200-300 मीटर तक वो सुरक्षित गए, फिर अचानक वो कोलैप्स हो गई। तो कुल मिलाकर जिस तरह से आप अब तक जावेद उस्मानी साहब यहाँ बहुत डिटेल में बता रहे हैं कि किस तरह से अगर इस तरह की टनल्स को जब बनाया जाता है तो किन तरह के टेक्निकल पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखना होता है, और किस तरह से पूरी तरह से जांचने के बाद में मैप के जरिए तमाम चीज़ों को देखने के बाद में भौगोलिक परिस्थितियां किस तरह की है, ये सब देखने के बाद में ही टनलिंग का काम आगे शुरू होता है। अब हालांकि फिलहाल सबकी प्राथमिकता इस वक्त ये है कि जो 41 जिंदगियां अंदर फंसी हुई हैं उनको वहां से निकाला जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि आगे जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका होगा उसके बाद ये सवाल जरूर उठेंगे और उठाए जाने चाहिए कि इतना बड़ा ऑपरेशन जब यहाँ पर चल रहा था, इतना बड़ा जब यहाँ पर काम चल रहा था, तो ऐसे स्थिति में कहाँ पर दिक्कतें हुई कि जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें हुई। क्योंकि उस्मानी साहब जो आप बता रहे हैं वो भी हमने, चूंकि ये आम लोगों के बीच में जिस तरह की चर्चा है, मैं उसी चर्चा के तहत ही आपसे जानने समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आम लोगों को भी हम ये समझा सकें कि ये जो हादसा हुआ है ये किस तरह से हुआ और इसको किस तरह से समझने की आवश्यकता है। तो चूंकि कई जगह हमने देखा है, आपने खासतौर पर रेलवे का भी जिक्र किया, रेलवे में कई जगहों पर एक रूट पर 16-16, 20-20 टनल हम देखने को मिलती हैं, छोटी छोटी टनल से लेकर बड़ी बड़ी टनल्स तक बनाई गई हैं। और ऐसी स्थिति में लेकिन यहाँ पर ये टनल थी, अब ऐसे में हर जगह का अपना चीजें होती हैं, फिर ये ऐसे में ये हादसा हो जाना, इसको कहां पर किस तरह की आप इसको चुनौती के रूप में देखते हैं? देखिए, मैं आपको यही बोलता हूं कि कोंकण में आपने जब कोंकण रेल का कंसेप्शन हुआ था, जब कोंकण की रेल की पहाड़ियों में जो टनल बनेगी कैसे बनेगी, अभी कश्मीर में जो हमने टनल बनाई है अपनी रेलवे के लिए वो कैसे बनेगी, वो कंसेप्शन है। लेकिन हिमालय की पहाड़ियां अपने आप में इस तरीके से यूनिक है, कश्मीर में हिमालय की श्रृंखला मान लें आप, कि वहां कच्चा है और उसको कैसे उन्होंने डिजाइन किया, और ये एक साथ बहुत जगह काम हो रहा था। आप जानते हैं उत्तराखंड लगातार नेचुरल डिजास्टर से जूझ रहा है, कुछ न कुछ होता है उस हिमालय की पहाड़ियों में। तो या तो हम पर्यावरण से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं, या वहां के पहाड़ इसके लिए तैयार नहीं है कि आप, या हमें, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि प्रकृति हमें अनुमति नहीं दे रही कितना ज्यादा छेड़छाड़ कर, ऐसी मेरी समझ है। तो यदि आप उसको कर रहे हैं तो सर्वाधिक सुरक्षित माध्यम करना चाहिए आपको। और दूसरी बात है कि हमारे ऐसी परिस्थिति आएगी, हमारे सोच में नहीं था, ये सारे घटनाक्रम स्पष्ट करते हैं। हमारे पास कोई मशीन नहीं थी, हमने अमेरिका से मशीन मंगाने की कोशिश की और टूट गई। क्यों टूट गई? क्योंकि ऐसा एक आइडिया है कि वो सही रास्ते पर नहीं जा पाई और कहीं ना कहीं वो सीमेंट कंक्रीट लोहे के उसमें फंस के टूट गई, जिसके लिए तैयार नहीं थी। जब हमारा हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन फेल हो गया और 1 महीना लगेगा, तो ये प्लान बी की तरीके से आपका वर्टिकल आया और ये सफल हुआ भगवान की दया से।
ये बहुत बड़ी बात है जी। 41 लोग बच जाएं, उनके परिवारजन खुशी हो, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। अच्छा, इन मैं सब के आपको बीच फिर में बोल रहा हूं कि जी जी ये बोलिए, जो बोलिए। घटना हुई है, इसके कंसीव करने में कुछ कमी है। जो सेफ्टी के बारे में कहिए, चाहे डिजाइन के बारे में कहिए, वो मैं बोलूंगा जितनी मेरी जानकारी अच्छा है। उस्मानी साहब, एक इन सारी संक्षेप में चीजों छोटा की सा हिसाब से जानकारी चाहेंगे आपसे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ लगातार मशीनों के जरिए और तमाम अलग अलग टेक्नोलॉजीज के जरिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और दूसरी तरफ इसी जो मुहाना है, उस मुहाने के पास में बौखनाग जी को भी स्थापित किया गया है, वहां पर पूजा अर्चना भी चल रही है। आर्नोल्ड डिक्स जो कि इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट हैं, वो जब यहां पर पहुंचे तो बकायदा वो भी यहां पर मत्था टेकते नजर आए। तो ये कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप एक तरफ आध्यात्मिक शक्ति का भी सहारा ले रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए भी उसमें आगे बढ़ रहे हैं। उस्मानी साहब देखिए, ये तो बहुत ही आसान बात है, आप समझे हैं। मानव की एक सीमा है, जैसे ही हमारी सीमाएं खत्म होती हैं, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो ईश्वर के सामने माथा झुकाने के सिवा रास्ता क्या है? ये पूरी दुनिया में हो रहा है। मेरी आस्था मुझे बल देती है कि ईश्वर मेरे साथ है, मैं इसको कर सकता हूँ। ये मेरे को जो बल मिलता है, जो मेरे सारे प्रयत्नों से, जितनी मेरी बुद्धि है, जितनी मेरी समझ है, जो मैं टेक्नोलॉजी जानता हूँ, वो अर्नोल्ड साहब आए या कोई साहब आए, मेरे को वो नहीं होता। लेकिन उनको लगा होगा कि वो मशीन लेके आए, मशीन मेरी टूट गई, अब मैं क्या करूं? तो माथा टेकने के सिवा क्या है? सही बात है। और तो कुल मिलाकर उस्मानी साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि भगवान की भक्ति और तकनीक की शक्ति, इन दोनों चीजों के साथ में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ताकि 41 जिंदगियां जो इस टनल के भीतर फंसी हुई है, उनको जल्द से जल्द सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मानी साहब, बहुत डिटेल में आपने बड़े अच्छे रोचक अंदाज में ये तमाम जानकारियां रखी, उसके लिए दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर अब इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म होने वाली हैं। कुछ ही देर में इस टनल से सुखद तस्वीरें निकल के सामने आएंगी, जब इस टनल से 41 जो मजदूर फंसे हुए हैं दीपावली की अल सुबह से, और उसके बाद से उन्होंने सूरज नहीं देखा है, तो आज उनकी जिंदगी में भी नया सवेरा होने जा रहा है। परिजन जो लगातार पिछले 17 दिन से इंतजार कर रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम जो लगातार 17 दिन से लगातार मेहनत में लगी हुई थी, उनकी मेहनत आज सफल होने जा रही है। अब वो तस्वीरें जब निकल के सामने आएंगी, वो तस्वीरों के जरिए आप तक लगातार हम अपडेट्स भी पहुंचाते रहेंगे।